दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 10, भाग नंबर 3। बेबीलोन शहर का सबसे खुशकिस्मत आदमी। नाना नेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मेगिडो सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता से इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुला थे। वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वे गृहिणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गधा चलता था जिस पर कालीनों का ऊंचा ढेर रहता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय वे मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद हैं, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है जिसके साथ तुम इन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। हादान गुला, तुम यह बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते होंगे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज सके। महीने गुजर गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मेगिडो ने कहा था, काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश हुआ, परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वे अपना ज़्यादातर समय जुए की टेबलों पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मेगिडो सड़क पर मिल गया, जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे मालिक ने मेरे अच्छे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है। काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊंगा। समय गुजरता गया। नाना नेद मेरे लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वह इंतज़ार करता मिलता था ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले। वह मुझे नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज़्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जयबेदो को देखकर हैरान हुआ, जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था। वह बहुत दुबला हो गया था। उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबुकों के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे। उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे दिया। वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि वह कहीं मेरी पूरी ट्रे छीन न ले, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरदगुला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है, यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से
मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ। हादान गुला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। सारूनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने। क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुला तनकर बैठ गया। गहरी भावना से रूंधी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां इसे दमिश्क लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे? सारूनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को साफ माफ कर दिया और उनका सम्मान किया। सारूनादा ने आगे कहा, मुझे यह बताने के बाद कि वे एक गुलाम हैं, उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। अब उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बंधकर न रहें। एक बार फिर से स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें। स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बनें। यह फैसला करें कि आपको क्या हासिल करना है और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे ये कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार के बाहर गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं है? एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ रुक गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी। इसलिए मैं एक दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नज़ारा देख सकूं। मैंने वहाँ पर सम्राट को देखा जो सुनहरे रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैं कोड़ों की मार नहीं देख पाया, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखना कैसे सहन कर सकता है। परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे, और मैं यह भी समझ गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया गया ताकि सब देख सकें। भीड़ छटने के बाद मैं करीब गया। उसके बाल भरे सीने पर मैंने 2 सांप गुदे देखे। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगली बार जब मैं अरद गुला से मिला
तो वे बदले हुए इंसान उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह एक स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगा है। मेरी पत्नी बहुत खुश है। वह मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी शहर में चले जाएं जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो, ताकि हमारे बच्चों को हमारे पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने न झेलना पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था। उसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वाति बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ दिन पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज़्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुस्सा हैं और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया था उसके बदले में उन्होंने मुझे बंधक बना दिया था। कानून के मुताबिक वह सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वे अच्छे मालिक हैं। क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वाति के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहां आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूं। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने स्वाति से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है। मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट में बंधा सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गईं जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। सासी एक रूखा व्यक्ति था। जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नाना नेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं आपके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे यह काम पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी यह पसंद नहीं है। मालिक को सम्राट ने कहा कि वह बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी ख़त्म करूं। बाप रे! कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता है? दोस्तों, बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी, आज इस लेसन का तीसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।